अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पेटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज हम एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो करने वाले हैं। यूजुअली मैंने सोचा था पाक अफ़गान रिलेशनशिप पे जो ग़ज़ब हक है, फितना ख़वारिज है, ये सब पे एक डिटेल्ड वीडियोस विद माय ओन मैन्युफैक्चर्ड नोट्स वो बनाऊंगा मैं। लेकिन फिर मैंने कहा ये बना लेता हूँ एक बार ही, जो है कल इंशाल्लाह एक लेंथी वीडियो 1.5-2 घंटे का लेक्चर जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है उस पर अपलोड करूँगा। आज कौन सी वीडियो है, टाइटल पढ़ लिया होगा, नोट्स मेकिंग इन CSS PMS। अब इसके बारे में अगेन देर आर प्लेंटी ऑफ वर्ड्स अराउंड द स्फीयर, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मैंने जो डिड्यूस किया, देखो जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ये रैशनैलिटी और प्रैग्मेटिज्म पे बेस करते हैं, यानी प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैंने खुद किया है। ठीक है, शायद तकरीबन हर चीज़, जैसे बायोफिजिक्स आप लोग पढ़ते रहे हो बचपन में, वो हर बंदा पढ़ा सकता है। CSS के अंदर जब तक आप खुद उस जर्नी से ना गुजरो, आप नहीं पढ़ा सकते, आप वो दर्द समझ ही नहीं सकते एस्पिरेंट्स के। तो आज नोट्स मेकिंग पे वीडियो है, तो साथ साथ आप लोग फॉलो करो और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो, ताकि ऐसी और वीडियोस आती रहा करें। अच्छा, नोट्स मेकिंग CSS में हम क्यों करते हैं? देखो, CSS का जो सिलेबस होता है इट इज़ वेरी वास्ट। ठीक है, इतना वास्ट है कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट देखो तो 5-6 किताबें फॉरेन ऑथर्स प्लस नेशनल ऑथर्स की आपको मिल जाएंगी, और वो किताबें 500-600 पेजेस की ईच हैं। तो अगर आप ऐसे इनकैप्सुलेट करने लगे चीज़ों को, तो CSS के सिलेबस कवरेज के लिए आपको 6-7 साल चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वी वर्क हार्ड एज वेल एज स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट और हार्ड वर्क का एक एमैल्गमेशन होती है ये जर्नी। ठीक है, तो यहाँ भी जो नोट्स मेकिंग है वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वर्क दैट यू कैन डू, अपॉलॉजीज, वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वर्क होता है दैट यू कैन डू इन योर जर्नी। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर सिलेबस ओरिएंटेड कंपाइलेशन हो जाती है आपकी किताबों की। अब यहाँ पर सवाल ये होता है, जो बनी बनाए नोट्स होते हैं वो लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए, अगर दैट इज़ आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज है। मुझे पता है कि पाकिस्तान आज़ाद कैसे हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों का पता है। अब मैं डायरेक्टली सोर्स किताब, टाइम नहीं है 6-7 माह के अंदर आपको अगर कोई मशवरा देता है कि आपने सोर्स बुक्स पढ़नी है, तो वो आपके साथ सिंसेयर नहीं है। अगर तो आपने 6-7 माह का रखा हुआ है प्लान, ठीक है, सोर्स बुक से आप नहीं बना सकते। सोर्स बुक से बनाने के लिए आपको 1.5-2 साल चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, हमारे पास अब है AI इंटीग्रेट करना लाजमी है कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अब जो आपको मशवरे देते हैं, बेटा आपने पहले जाना है, 19 साल की उम्र में तैयारी शुरू करनी है, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी बैठना है, वहाँ से सबसे पहले जो है ना MK काज़मी की कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उठानी है, उसमें से ये पोर्शन करना है। फिर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो हिस्ट्री, वो हामिद खान की उठानी है, फिर उसमें से ये पोर्शन। देखो, ये तब है जब आपके पास 1.5 साल है, आराम से इंजॉय करके करो। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है, 6 to 7 मंथ्स के अंदर नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, आपने अपना काम भी करना है। अब नोट्स प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम उस तरफ आ जाते हैं। 2 तरह के नोट्स होते हैं CSS पूरे में। एक होते हैं लॉन्ग नोट्स। ठीक है, लॉन्ग नोट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे नोट्स जो इनकैप्सुलेटेड होते हैं तकरीबन हर चीज़ में। इसको कर लेते हैं वाइट तक। ठीक है, एक होते हैं लॉन्ग नोट्स, और एक होते हैं हमारे पास शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अगेन दोनों की प्रैक्टिकलिटी क्या है? जो आपके पास लॉन्ग नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ही होलिस्टिक इन नेचर होते हैं। होलिस्टिक से मुराद होती है कि हर चीज कवर करते हैं। ठीक है, ऑल डायमेंशंस कवर, बेसिक फाउंडेशन, उसके ऊपर कॉजेज, इम्पैक्ट्स, इफेक्ट्स, रेमेडीज, चैलेंजेस, वो सारे एनकम्पेसिंग नोट होते हैं। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो डायरेक्टली टारगेटेड होते हैं और रेलेवेंट होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सट्रीमली रेलेवेंट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक चैलेंजेस में नोट्स है ना शॉर्ट, तो सिर्फ उसमें चैलेंजेस लिखे हैं, छोटे छोटी सी हेडिंग्स बनी है। ठीक है, इनके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं।
इसके अंदर आपकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हेडिंग आपने लिखी है फॉर IMF स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान्स, ठीक है, सैप्स की हेडिंग बनाई है और आप फिर नीचे पूरे सैप्स लिखोगे कि सैप ये भी करता है, सैप वो भी करता है, और सैप के अंदर ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं, और मतलब वो GADA गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जो थी वो भी आती है सैप के अंदर, वो एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हेडिंग और 1 लाइन एक्सप्लेनेशन होती है, बस हेडिंग 1 लाइन एक्सप्लेनेशन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल IMF पे नोट्स हैं आपके, तो उसमें इस तरह होगा, सैप्स पहला सैप 1980 में आया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ऑस्टेरिटी इंपोर्ट कंट्रोल करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, और ऐसी चीज़ें, टैक्स रिफॉर्म्स। अब ये जो है ना, एक हेडिंग एक्सप्लेन की है कि कैसे होती है दोनों जगह, शॉर्ट और लॉन्ग नोट्स, तो वो इसमें एक ही आपकी हेडिंग के अंदर आपको जल्दी। अब प्रैक्टिकलिटी क्या होती है इन दोनों की, लॉन्ग नोट्स आप करते हो रिवीजन के टाइम यूज़, जब आपने कोई भी चीज़ कवर करनी होती है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑन द अदर हैंड, बिल्कुल आप एग्जाम से 5-5 6 दिन पहले की जो रिवीजन होती है ना, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन जिसको कहेंगे, यहीं पर घुसा देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन, ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अब फर्ज करो मेरा पेपर है, मेरा अभी पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का, मैं पहुंच गया हूँ सेंटर सुबह 6 बजे। 6 बजे पहुंचने के बाद मैंने देखा अभी 2 घंटे पड़े हैं, अब मुझे रिवाइज करना है। ना तो मैं हामिद खान साहब की बुक पढ़ सकता हूँ, ठीक है, ना ही मैं शमशाद अख्तर पढ़ सकता हूँ, ना ही मैं अब्दुल सत्तार की किताब पढ़ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर लॉन्ग नोट्स पे आऊँगा। लॉन्ग नोट्स मैंने देखे माशाल्लाह से एक एक टॉपिक पे 15-15 पेजेस हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होता, ह्यूमन माइंड है ना, और ये चीज़ें रिटेन भी नहीं रहेंगी। बाय द वे, अगर आप पढ़ भी ले तो किसी तरह आगे आगे करके ये रिटेन नहीं रहेंगी। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स पे आता हूँ। शॉर्ट नोट्स मेरे तकरीबन 50 to 100 पेजेस, चलो किसी के कर लेते हैं, थोड़े एक्सप्लेनेटरी भी हों। शॉर्ट नोट में 50 से 100 पेजेस क्या है। अब मैं 2 घंटे में ना हर टॉपिक, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, ये हिस्ट्री है, इसके ये कॉजेज हैं, ये इसके चैलेंजेस हैं, और ये रेमेडीज हैं। अच्छा नेक्स्ट, पाक US रिलेशनशिप क्या है, पहले ऐसा था, अब ऐसा है, कंटेम्प्रेरी ऐसा है, और ऐसा होने जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट, ये मैप है, इसकी जल्दी से हेडिंग है। अच्छा नेक्स्ट, इसराइल पैलेस्तीन इशू। अच्छा नेक्स्ट, गाजा क्राइसिस। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये सारे जो 50-100 पेजेस हैं 2 घंटे में रिवाइज कर लूंगा, और ये मुझे असल हेल्प देंगे अभी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं एग्जाम में बैठूंगा, तकरीबन प्रेशर और एंजाइटी की वजह से 99% ये खत्म हो चुका होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रह जाएगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग रह जाती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाता है, लेकिन रिटेंशन इनकी खत्म हो जाती है। और बाय द वे, ये मैं एवरेज बच्चों के लिए बता रहा हूँ, मेरे जैसे जो थोड़े से माठे हैं चीज़ों में, उनके लिए बता रहा हूँ। जो एक्सेप्शनल हैं वो कहेंगे सर हमें तो सारा आता है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात। तो अंडरस्टैंडिंग रह जाती है, रिटेंशन ज़ीरो। इनकी रिटेंशन रहती है, ठीक है, कि सैप का मतलब ऑस्टेरिटी इंपोर्ट ये रह जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो बाइफर्केशन हमने ये देखनी थी, होपफुली यहाँ समझ आ गया होगा। अब बनाते कैसे हैं, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स तो आसान है, लॉन्ग नोट्स की मैं बात करूँगा। लॉन्ग नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल भी मैं रियल टाइम दूंगा, मैं कोई तैयार नहीं करता अपने लेक्चर्स, जस्ट टॉपिक पकड़ता हूँ, उस पर मैं शुरू हो जाता हूँ बनाना वीडियो। लॉन्ग नोट्स की बात कर लो, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। अब लॉन्ग नोट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो अब आप सोचोगे सर सोर्स बता दें, ठीक है। देखो, हाँ। अब सबसे पहले सोर्स देखो, सोर्स जो है ना आज के ज़माने में इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। मैं अब ये थोड़ा सा आपको ड्रास्टिक ओपिनियन बताने लगा हूँ।
अच्छा, एज आई वाज सेइंग सोर्स इतनी मैटर नहीं करती। आप पूछो क्यों? क्योंकि सोर्स एट द एंड, मैंने जैसे बताया आपको बने बनाए नोट्स वर्ल्ड टाइम्स के हों, ठीक है, WI लिख देते हैं, और नोआ के हों, मेरे हों, ठीक है, बने बनाए नोट्स अवेलेबल हैं। अब हम कहेंगे सर नहीं ऐसे तो नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, तो पढ़ो, 1.5 साल है तो फिर मैं आपको ओरिजिनल सोर्सेज भी बताता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, इफ़ यू हैव 1.5 ईयर्स। लेकिन ये उनके लिए वीडियो नहीं है। अब वर्ल्ड टाइम्स, नोआ, मेरे सारों के नोट्स हैं, ठीक है। अब वो सोर्स कहाँ से ली जाती है? वही रिकमेंडेड बुक्स जो सिलेबस में दिया है, वो कहीं और से नहीं नोट्स बनते, वो उन्हीं रिकमेंडेड बुक्स में से बन रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। और वैसे भी आपने कोई ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है तो जितनी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आप पढ़ लो। रिकमेंडेड बुक्स कहाँ मिलती हैं? जहाँ पर सिलेबस होता है CSS का लिखा, उसी के नीचे, हर सिलेबस के नीचे एक बुक लिखी होती है। अब यहाँ पर आपने कैसे बनाना है, देखो, पूरे CSS के अंदर 12 सब्जेक्ट या 200 सब्जेक्ट कर लो, 2 तरह के सिलेबस के कंपोनेंट्स होते हैं, 2 तरह से कोई भी चीज़ आती है CSS में। एक चीज़ होती है, इसको मैं ना थोड़ा सा रेज कर देता, एक चीज़ का नाम है इवेंट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली इवेंट्स कंटेम्परेरी भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लस कंटेम्परेरी, ठीक है। एक तो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ ना, 2 कैटेगरीज बता रहा हूँ, इससे अलग किसी का सिलेबस नहीं होता, हो ही नहीं सकता। 2 कैटेगरीज ही 2 हैं किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस की। एक इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि पाकिस्तान बिकमिंग अ न्यूक्लियर स्टेट 1998 में, ठीक है, 9/11 इज़ एन इवेंट, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन इज़ एन इवेंट, ठीक है। ऐसे ही जो आपका 1947 की इंडिपेंडेंस इज़ एन इवेंट, ठीक है। जो आप दूसरे वो अलीगढ़ मूवमेंट इज़ एन इवेंट। तो या तो वो एक इवेंट होगा हिस्ट्री का, ठीक है। कंटेम्प्रेरी भी हो सकता है, जैसे कि अभी मैं बताऊं पाकिस्तान एज अ सोल मीडिएटर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी इवेंट है ना, तो ये भी हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ है। ऐसे करके इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हर सिलेबस में। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान करंट अफेयर्स, आप देखो ना, रशियन रेवोल्यूशन मैंने ऐसी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बता सकता हूँ, World War I, World War II बता सकता हूँ आप लोगों को। ये सारे क्या है? ये इवेंट्स हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था हिस्ट्री पे। World War I और World War II, ठीक है, ये कर। अब ये इवेंट्स हैं, इनके नोट्स अलग तरह से बनते हैं, ठीक है, इनके नोट्स अलग तरह से बनते हैं, इश्यूज के अलग। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स, इसको कह सकते हैं, या इश्यूज, प्रॉब्लम्स/इश्यूज। अब दूसरा आप देखोगे, सॉरी, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, कॉन्सेप्ट्स, ये इसमें ऐड कर दो, कॉन्सेप्ट्स। दूसरी कैटेगरी ये होती है, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम दी होगी, इश्यू दिया होगा, यहां कॉन्सेप्ट दिए होंगे। अब प्रॉब्लम इश्यूज के कैसे होते हैं? जैसे कि वाटर क्राइसिस, अभी पीछे हम बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर रहे थे, और बताओ, नेशनल इंटीग्रेशन इज एन इशू करंटली, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, मतलब यही सिलेबस है ना आप लोगों का, और क्या सिलेबस? तो ये सारे इश्यूज। अब कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स जैसे जेंडर स्टडीज में कॉन्सेप्ट है फेमिनिस्ट थ्योरीज, ठीक है। ऐसी कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी है, क्या कहते हैं, जीएसए के अंदर जितने हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये सारे जीएसए के भी आ जाएंगे। वो भी क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो एन इशू एज वेल एज अ कॉन्सेप्ट, दोनों। मतलब मैं यहाँ पर हर सिलेबस को, आपके 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो CSS के हैं, प्लस जो भी आपके ऑप्शनल है,
मैं उनका सारा सिलेबस ना इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। या तो वो कोई इवेंट की बात कर रहे होंगे, ठीक है, या तो वो कोई प्रॉब्लम इशू या कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होंगे। ये दोनों सिलेबस की कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। पता नहीं आपको कोई बताता कि नहीं, मैंने अपने दौर में वैसे यही ऑब्जर्व किया था, यही तैयारी की। अब जब आपने देख लिया कि ये दोनों हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले तो जो भी चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो या बनाने जा रहे हो, आपने पहले तो कैटेगराइज करनी है कि वो इन दोनों में कहाँ गिरती है। क्या वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, क्या वो एक प्रॉब्लम है, तो फिर आपने उसके नोट्स बनाने। अब वन बाय वन देख लेते हैं कैसे बनते हैं नोट्स। अब फॉर एग्जांपल आपने इवेंट्स के नोट्स बनाने। देखो आज है एआई का ज़माना, पहली चीज़ तो आपको एआई बने बनाए नोट्स देगा, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं, उसका भी फाइनल नहीं होता, क्योंकि अगेन प्रॉम्प्ट कितना अच्छा है कितना नहीं, एआई की सब्सक्रिप्शन है नहीं है, वो बड़ी चीज़ें मैटर कर रही है। अब पहली मैं बात करूंगा इवेंट्स की, वो चाहे बुक से भी बनाना पड़े या वर्ल्ड टाइम्स की बुक बने बनाए नोट्स भी हो, कुछ भी हो, वहाँ से डाटा कैसे स्क्रूटनाइज करना है आपने। इवेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। देखो इवेंट्स में सबसे पहली जो आपकी हेडिंग होगी ना बनाने वाली, वो होगी कॉन्टेक्स्ट। या उससे भी पहले कर लो इंट्रो प्लस कॉन्टेक्स्ट कर लो। वैसे कॉन्टेक्स्ट इंट्रो का पार्ट ही होता है, इंट्रोडक्शन। अब इसमें किस इवेंट की मिसाल लें, लेट्स से वर्ल्ड वॉर 2 की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, ये इवेंट कवर कर रहे हो आप। अब कॉन्टेक्स्ट इंट्रोडक्शन का मतलब है आप एआई से पूछो वर्ल्ड वॉर 2 का क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या इंट्रोडक्शन है, तो वो आपको एक हिस्टोरिकल एसेंस में ले जाएगा। वो कहेगा भाईजान इससे जो पहले, यानी कि इस इवेंट से पहले जो था वो बेसिकली हिटलर का राइज हुआ था, ठीक है, या फिर अगर कॉन्सेप्ट का बताना होगा तो वो कहेगा फैशिज्म का राइज हुआ था, ठीक है। फैशिज्म के राइज की वजह से दो बड़े लीडर्स निकल आए थे, हिटलर प्लस मैजलिनी और हिटलर ने क्या किया, अपने अपने पहले तो स्टेट को कंट्रोल किया, ठीक है। मैजलिनी जैसे 1929 कर लो और हिटलर 1933 कर लो जब चांसलर बना था, और ऐसे करके इन्होंने स्टेट कंट्रोल किया। अब इनकी पॉलिसी थी एक्सपेंशनिस्ट। जब आपकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है तो आप किसी और के जो सॉवरेनिटी के राइट्स हैं वो अंडरमाइन करते हो, ठीक है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में दी गई थी, ट्रीटी। अब देखो कितने कॉन्सेप्ट आपको एक टॉपिक से पता चलते हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, इसके अंदर जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट था वो हिंडर करते हैं, और उस वजह से क्या होता है, एक सिक्योरिटी डायलेमा बनता है। जब सिक्योरिटी डायलेमा बनता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं फिर क्या होती है, वॉर होती है। और जब वॉर का स्केल ये हो कि मल्टीपल ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट अलाइंड हो तो फिर वो वर्ल्ड वॉर हो जाती है, ठीक है। ये लो, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब ये सारा आपने अपने नोट्स में छाप लेना, ठीक है। ये है आपका कॉन्टेक्स्ट, यही कॉन्टेक्स्ट है, यही आपकी हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग है, यही आपका इंट्रोडक्शन है। और जो जो भी चीज़ें नहीं समझ आ रही, जैसे सॉवरेनिटी क्या होती है, ये क्या होती है, वो साथ साथ सर्च करके हमने ब्रैकेट्स में लिख लेना है, ऐसे करके साइड पे बना दो कि भाई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ये थी, ठीक है। ऐसे करके सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट वन लाइन में लिख लो कि ये होता है, ताकि जब रिवाइज कर रहे हो नोट्स आपको पता चल रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। हो गया। अब देखो उसकी वजह, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हुआ उसकी कोई कॉजेज भी तो होंगी ना, ठीक है, कॉजेज होंगी, एटलीस्ट 5 से 6 कॉजेज लिख लेनी है और उनकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं कहूँ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एलाइज की जो थी, फिर हिटलर का जो एक्सपेंशनिस्ट मॉडल था, थर्ड राइख की, ये सारे जो है ना मैं कॉजेज लिख दूंगा विद मॉडेस्ट एक्सप्लेनेशन, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, अब देखो ये सारे वर्ल्ड वॉर के अंदर इम्पैक्ट्स भी तो हुए होंगे। इम्पैक्ट से मुराद है कि क्या ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट क्या थी इसकी, ठीक है। इंसानी नज़र से देखा जाए तो क्या ये बहुत सारी डेवेस्टेशन थी इसके साथ, ये बिल्कुल
ह्यूमैनिटेरियन लेंस देखा जा सकता है, मिलिट्री लेंस देखा जा सकता है। ये डिफरेंट होंगे हर इवेंट के, डिपेंडिंग ऑन इवेंट है क्या, कोई मूवमेंट है, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, क्या है, तो लेकिन उसमें इम्पैक्ट्स आ जाएंगे। चौथी चीज़, अब इसमें याद रखना, इसमें रेमेडी कोई नहीं होती, ठीक है, रेमेडी इसमें नहीं होती। रेमेडी से मुराद सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन होता है ना, आ जाता है कि बताओ ये सॉल्व कैसे करना है, इवेंट हो चुका है, उसकी रेमेडी कोई नहीं है, उसकी हमेशा फ्यूचर इंप्लीकेशंस होती हैं। फ्यूचर इंप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, ये लास्ट हेडिंग को नोट की हम अपने, या फिर फ्यूचर इंप्लीकेशंस के साथ हम कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट में क्या क्या वो चेंजेस आए, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बनाया जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, यूएन बनती है, ये चीज़ें चेंजेस क्या क्या ओकर हुई। लास्ट के अंदर ये फिफ्थ वाला एक है, फिफ्थ वाला है कोर्स ऑफ एन इवेंट, कोर्स या रोड मैप ऑफ एन इवेंट, जिसके अंदर डेट और नेम्स के साथ लिखना आपने, ठीक है, डेट प्लस नेम, यानी कि कैसे हो, शुरू कैसे हुआ, इग्नाइट कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कि पहले वो चेकोस्लोवाकिया की उसने एनेक्सेशन की, एनेक्सेशन करते साथ ही अल्टीमेटम दिया, फिर जो है हिटलर ने जब पोलैंड की तब इग्नाइट होगी वर्ल्ड वॉर 2 इग्निशन के साथ, फिर 2 दिन बाद 30th ऑफ अगस्त को रशिया ने भी अटैक कर दिया। ऐसे करके पूरी इवेंट्स के साथ आपके पास एक मैप होना चाहिए 1 पेजर का, जिसके अंदर आपको पता चल जाए कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ। ये है जी इवेंट को कवर करने का तरीका। कोई भी इवेंट हो, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर जो मुगल्स की हुई थी, उससे लेकर आपके इंडिपेंडेंस, जो अपनी इंडिपेंडेंस है, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, या फिर कोई भी इवेंट हो, ये आपने इस तरह कवर करना है, ठीक है। ये नोट्स बनाने का तरीका है, रफ सा मैंने बनाया, आप जितना अच्छा उसको कर सकते हो। मैप्स बनाओ, लाजमी वर्ल्ड वॉर इवेंट में ना मैप भी लाजमी होता है, अच्छी चीज़ याद आ गई, सॉरी, मैप लाजमी होता है, ठीक है। मैप इसके अंदर मिस नहीं करना, कोई भी इवेंट होगा तो वो किसी जगह पे हो रहा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हो रहा है, उस लोकेशन का मैप लाजमी लाना। अब ये जितना इसको बेहतर कर सकते हो, यूनिक बना सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, बनाओ। ये मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए, ये पीक नहीं है, पीक आप लोग जितनी मर्जी करो। अब आ जाओ अगली तरफ, अब हम कवर करते हैं इश्यूज़। 3 चीज़ें बताई थी, इसमें या तो इश्यूज़ होंगे, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट्स, या फिर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट। अब किसका लें, इकोनॉमिक क्राइसिस की मिसाल ले ली थी हमने, तो इकोनॉमिक क्राइसिस की जगह हम कौन सा इशू लें? एक इशू ले लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, अभी आप लोग लाइव बैठे होते हैं, आप लोगों से पूछ लेता मैं, आई डोंट वांट इट टू बी इजी, तो चलो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये इशू है, ठीक है, इसको कवर कर लेते। नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये एक इशू है, नेशनल इशू है। अब इसको आगे इश्यूज या कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल और नेशनल में हम डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ये हमारा फर्ज करो ये इशू है। अब इशू हमेशा इशू, कॉन्सेप्ट और कुछ भी होगा तो इंट्रोड्यूस के साथ आपने क्या करना है, डिफाइन करना है प्रॉब्लम को अपनी। तो पहली चीज़ क्या आई, इंट्रो प्लस डिफाइन है, एक ही चीज़ है, डिफाइन, एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसको कहते, किसको हैं ये, ठीक है, सियासी म्याना रवि किसको कहते हैं, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करोगे आप, एक्सप्लोर करोगे कॉन्सेप्ट्स के सारे, प्रॉब्लम के सारे डायमेंशन को। अब आप कहोगे सर ये क्या बला है, ठीक है, ये बला है कि इसके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं,
जैसे डायमेंशनल एनालिसिस आप पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा, यही बता देगा। इसके साथ पॉलिटिकल पोलराइजेशन आती है, ठीक है, ये होलिस्टिक कवर करना है किसी पोलराइजेशन आती है, बाय पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, या पार्टीजन पॉलिटिक्स एक ही चीज़ है, ठीक है, फेवरेट पॉलिटिक्स जो होती है, ठीक है। इसके साथ नॉन प्रैग्मेटिक अप्रोच आता है। जिस ऐसे में मैंने 49 स्कोर किया था 2024 में, उसका मतलब प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स, तो वो यहीं पर है, ठीक है। फिर क्या आता है, पॉपुलिज्म आता है। पॉपुलिस्टिक और रेट्रिक्स की जो पॉलिटिक्स होती है वो आती है। फिर लास्ट में क्या आता है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आता है। किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बता दो, मैं आपको लाइनें लगा दूँ। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये डायमेंशंस हैं भाई, ये कॉन्सेप्ट हैं, ये प्रिंसिपल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें सिर्फ कहोगे हाँ भाई धरने होते रहते हैं और सियासत तख्ता पलट होता रहता है, ऐसे नहीं बात करनी। तो लर्नड ओपिनियन बनाना है। अब ये हो गया। अब देखो उसकी कुछ रूट कॉजेज होंगी इस प्रॉब्लम की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, आपने ना यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर ही ना हिस्टोरिकल डायमेंशन भी ऐड करनी है इसकी इंट्रो के अंदर ही, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या शुरू से ही पाकिस्तान में थी या अभी आई है? अगर शुरू से थी तो कब से शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, रूट कॉजेज ऐड करने हैं कि क्यों हुई, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का इम्बैलेंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखवा सकते हैं, लेकिन यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, बहुत लंबी हो जानी वीडियो। रूट कॉजेज ऐड करनी है। अब चौथे में आपने एक बड़ी अलग चीज़ ऐड करनी है, उसका मतलब है चैलेंजेस ऐड करने हैं। अब चैलेंजेस क्यों ऐड करने हैं किसी भी प्रॉब्लम के? भाई देखो, आपको क्या लगता है ये कभी किसी ने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, या हर हुकूमत आके यही चाहती है? नहीं, कोशिश होती है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन कुछ पॉलिटिकल हिंड्रेंसेस, या फिर पॉलिटिकल भी नहीं कहना चाहिए, कुछ हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, रुकावटें आ जाती हैं दरमियान में इस प्रॉब्लम के। उन रुकावटों को हम चैलेंजेस कहते हैं कि वाई इट इज़ नॉट गेटिंग सॉल्व, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। सेल्फिश इंटरेस्ट आ जाते हैं, पॉलिटिकल रेड टेपिज्म आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसके चैलेंजेस हैं। ये सारी बाय द वे सिर्फ 5-6 लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि 20 लिख लो लेकिन जब रिटेन नहीं रहेंगी चीज़ें तो फ़ायदा। तो चैलेंजेस आप लोगों ने लिखने हैं साथ लास्ट के अंदर। अच्छा, इम्पैक्ट्स भी लिख सकते हो, एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहो तो इम्पैक्ट्स, अगर ज़्यादा टाइम है कि इसकी वजह से मुल्क में ख़राब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवस्टेशन हो रही है, ठीक है, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाता, नेशनल इंटीग्रेशन डैमेज हो रही है, मल्टीपल बना लो, ठीक है। तो इम्पैक्ट्स भी आप लिख लो 4 से 5। लास्ट के अंदर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा ये इश्यू, कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है चीज़ें पेपर में भी, वो है रेमेडीज़, ठीक है। कैसे सॉल्व करें जनाब, आप बताओ आप कैसे इसको चाहते हो सॉल्व होना, जिसको हम रेमीडियल मेजर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम का पता ही तब चलता है कि आपको समझ आ गया जब आप उसको सॉल्व करने की इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, रेमेडियल मेजर्स के अंदर प्रैक्टिकलिटी का आपने लाजमी ख्याल रखना है। एक तो होता है जी आपस में दोस्ती कर लें, फ्रेंडशिप कर लें, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपके प्रैग्मेटिक मेजर्स नहीं होने चाहिए, आपके होने चाहिए प्रैक्टिकल। कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप वालों को, कि भाई आपके पेपर में ऐसी डायमेंशंस होनी चाहिए कि मैं आपका पेपर उठा के डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में पॉलिसी मेकर को दे दूँ कि सर ये देखें, ये सोल्यूशन है इसका। तो इस माइंडसेट से आपने रेमेडीज़ किसी भी चीज़ की देनी है, बहुत ओके। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाऊं। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स? आर्टिकल 160 से आगे चेंजेस करूं कि आर्टिकल 160 से आगे पार्लियामेंट्री स्टार्ट होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज 44-90 उसमें थोड़ी सी चेंजेस करूं। 153 आर्टिकल जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसको सही करूं, क्योंकि उससे सही यकजहती जो है वो बढ़ती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन का एक अदद राइट रखूं, मतलब ये सब चीज़ें मैं करूं टू सॉल्व दिस। अब ये जो है ना, ये आपको नंबर देंगी, ठीक है। मेरे 66 थे पाकिस्तान फेज में लास्ट। तो अब ये है
जनाब बनाने का तरीका। तो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। आई गेस इतना। अब सर सोर्सेज क्या हैं, ये क्या है, देखो इस ज़माने में ना बीइंग वेरी ऑनेस्ट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। अब स्मार्ट इस तरह से नहीं कि आप पूछते रहो, मैं हाजिर हूँ, मैं ये वीडियो भी डिमांड पे बनाई है, ठीक है। तो कई आइडियाज़ मैं सुबह उठ के देखता हूँ कमेंट्स, यार क्या बनाना है आज, तो एक तो वोकैबुलरी साथ चल रही होती है, एक अदर मैं और बना देता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अब ये आइडिया आप लोगों ने दिया, लेकिन अब सोर्सेज पूछोगे, तो मेरे से पूछने के बजाय आपके पास, सबके पास एआई है, आप मेरे से क्यों, दूसरे से क्यों, तीसरे के मोहताज क्यों, आप जाके उससे पूछो कि भाई आई एम ए CSS एस्पिरेंट, प्लीज लेट मी नो द रिकमेंडेड सोर्सेज एंड अ ईजियर वे टू प्रिपेयर पाकिस्तान अफेयर्स होलिस्टिकली एज पर द पास पेपर्स एनालिसिस। एंटर दबाओगे, वो पास पेपर का पहले एनालिसिस करेगा कि कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो सिलेबस बताएगा, इन मेन सिलेबस के जार्गन्स और हेडर्स लाजमी करने हैं और कैसे करने हैं, ये बुक ये बुक ये बुक ये बुक। और अगर उस फिर आप आगे से उसको कहो कि भाई तुम उन बुक्स में से निकाल ही दो ना मुझे इन टॉपिक्स पे, तो वो निकाल देगा। ये है जी नोट्स। बाकी मेरे भी नोट्स पड़े हैं, वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स हैं, नोआ की बुक्स हैं, तो ये तो कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, ये तो सवाल बनता ही नहीं है ना, ठीक है। सवाल बनते कैसे करनी है वो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो अच्छी लगी हो ये वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और प्रोड्यूस करता रहूँ, रहनुमाई करता रहूँ आप लोगों की। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।